क्रिकेट के मैदान पर जब दो टीमें मैदान पर उतरती हैं तो एक टीम जीतती है और दूसरी टीम को सीख मिलती है। अब यहां पर पाकिस्तान की टीम ने तो जीत हासिल की, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या भारतीय टीम ने इस मैच से कुछ सीखा है। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। टीम के लिए सबसे बड़े सवाल बन चुके हैं इन दिनों हार्दिक पांड्या, उनकी फिटनेस को लेकर सवाल है और ऐसे में तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ साथ फैंस के जहन में भी ये बड़ा सवाल है कि अगर पांड्या फिटनेस की वजह से टीम से जाएंगे तो फिर कौन टीम में आएगा। ये ऐसा सवाल है जो हर कोई जानने को बेताब है, क्योंकि एक बात तो साफ पता चल चुकी है, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे उनको दिक्कतें आ रही थी और फिर कंधे पर वो आइस बैग लगाए नजर आए। उनकी अब फिटनेस रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट की अगर हम बात करें उसका इंतजार सबको है। तो चलिए सबसे पहले हार्दिक पांड्या और टीम में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं उससे जुड़ी 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। और ये 5 बड़ी बातें हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर है। उनके कंधे में चोट लगी है, स्कैन के लिए उनको ले जाया गया है और ऐसे में हर किसी के जहन में ये सवाल है कि फाइनल रिपोर्ट में अगर वो फिट नहीं पाए जाते तो टीम में कौन आएगा। ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट क्या कुछ मांग करती है। टीम के साथ कई खिलाड़ी हैं जो बबल में हैं, उनको उनमें से कौन सा खिलाड़ी है जिसको हार्दिक पांड्या की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है, इसका सबको इंतजार रहेगा। इसके अलावा हार्दिक पांड्या को जो रोल दिया गया है वो इन दिनों बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे हैं। मुंबई के लिए सिर्फ 122 रन बनाए उन्होंने 12 मैचों में। आप अंदाजा लगाइए कि उनका फॉर्म किस तरह से गिरा है। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार जिस तरह से ऑफ कलर रहे उन पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इनडायरेक्टली विराट कोहली को उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की थी जब टेस्ट टीम से उनको दूर रखा गया था और ऐसे में अब उनकी गेंदबाजी देखकर एक बड़ा सवाल उनके फॉर्म पर भी उठ रहा है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल हमारे साथ होगा और उनसे भी हम जानेंगे कि अगर हार्दिक पांड्या टीम से बाहर जाते हैं तो आइडियल रिप्लेसमेंट क्या होगा। हमारे साथ इस समय राजकुमार शर्मा जी और सबा करीम जुड़ चुके हैं, इनसे हम बातचीत करें। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि हार्दिक पांड्या ने क्या कुछ मुसीबत खड़ी कर दी है। अब उन्होंने अपनी फिटनेस की रिपोर्ट को छुपाया है या क्यों टीम मैनेजमेंट उनको जबरदस्ती टीम के साथ ढो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और उनके साथ साथ भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म क्या भारतीय टीम के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है आने वाले मैचेस में। इन सभी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हार्दिक पांड्या और साथ में भुवनेश्वर कुमार का जो टीम में सिलेक्शन हुआ उसको देखकर वाकई बहुत हैरानी होती है और ये हैरानी तब और बढ़ जाती है जब आप श्रीलंका दौरा याद करें या आईपीएल के मैचेस याद करें। अब सीधे जरा एक बार आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हो सकता है अगर हार्दिक पांड्या यहाँ पर इंजर्ड होते हैं तो कौन से वो खिलाड़ी आ सकते हैं। दीपक चहर है टीम के साथ, श्रेयस अय्यर टीम के साथ हैं, इसके अलावा अक्षर पटेल और एक नाम सरप्राइज करने वाला जो शायद विराट कोहली भी उसको लेना चाहेंगे और वो नाम है हर्षल पटेल का। ये भी टीम के साथ रोके गए हैं नेट बॉलर के तौर पे, लेकिन इनसे बड़ी ज़्यादा उम्मीदें इसलिए की जा रही क्योंकि जिस तरह की स्लोअर वंस वो डालते हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के गेंदबाजों को मदद मिली, हो सकता है एक बड़े ऑप्शन के तौर पर यहाँ पर देखा जाए हर्षल पटेल को। अब ये वो 4 नाम हैं जो भारतीय टीम में आ सकते हैं। अब इस पर चर्चा भी कर लेते हैं। रिपोर्ट का सबको इंतजार है लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या हो सकता है पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल ना हो। अब यहाँ पर राजकुमार जी, पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि अगर हार्दिक पांड्या की फिटनेस इतनी खराब थी तो टीम के साथ वो लगातार ट्रैवल क्यों कर रहे हैं। मुंबई के लिए भी वो मैचेस नहीं खेले, तब भी कोई खुलासा नहीं हुआ था। अब अचानक उनका स्कैन हो रहा है कंधे का और ये कहा जा रहा है कि अब उनकी जगह रिप्लेसमेंट की मांग की जाएगी। किसको आप आते देख रहे हैं, नंबर 1 सवाल। और जब फिट नहीं थे तो फिर क्यों उनको टीम के साथ ढोया जा रहा है। जी, मुझे लगता है कि काफी चर्चा हुई थी इस बात को लेकर कि क्या वो बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे और शायद उनको काफी रेस्ट दिया गया था इसी के लिए और शायद फ्रेंचाइजी से भी ये रिक्वेस्ट की गई होगी कि इनको बाद में अगर ये फिट हो जाते हैं तभी गेंदबाजी कराई जाए, क्योंकि भारत चाहता था कि एक ऐसा ऑलराउंडर जो एक इम्पैक्ट प्लेयर हो नंबर 7 पे, जो मैच फिनिशर भी हो। लेकिन ऐसा कुछ प्रूव हुआ नहीं है। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली बल्लेबाजी में भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और अब उससे भी खराब बात ये हुई है कि उनके कंधे में चोट लगी है और स्कैन के लिए उन्हें भेजा गया है। तो ऐसे में अगर रिप्लेसमेंट भारत चाहता है तो मुझे लगता है कि जो चॉइसेस हैं उसी में से करना लेना होगा, क्योंकि आप एक जो उन्हीं प्लेयरों में से ले सकते हैं जो क्वारंटाइन हुए हुए हों। तो यहाँ पे चांसेस मुझे लगता है कि हर्षल पटेल के काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा था
और वो बल्ले से भी अच्छे बड़े हिट मार सकते हैं। हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज तो वो नहीं है, लेकिन हाँ, वो लेटर ऑर्डर में आकर अच्छे हिट मार सकते हैं। तो चॉइस वुड बी बिटवीन हिम एंड दीपक चाहर, क्योंकि उनका प्रदर्शन भी शानदार रहा है। रितेंद्र, आप कैसे देखते हैं? एक तो कब तक हम नाम के दम पर टीम का सिलेक्शन करते रहेंगे, हम काम क्यों नहीं देखते, ये बड़ा सवाल। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर एक अनफिट खिलाड़ी को ले जाना, पहले ही मैच में अब ये खिलाड़ी अगर अनफिट हो गया, फाइनल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, तो फिर ये बड़ा सेटबैक के तौर पर देख रहे हैं या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि पहले ही मैच में वो नहीं है, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप सही आदमी का टीम में चयन कर लें? रजी, सबसे पहले तो मैं बहुत देर से बात कर रहा था कि हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग नहीं करते हैं, आप उनको किस बिना पे टीम पे खिलाएंगे? बैटिंग में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और अगर हम ऑलराउंडर की बात करते हैं, वो अभी तक कपिल देव नहीं है, हो सकता है आने वाले सालों में बन जाएं। लेकिन अगर हम तथ्य की बात करते हैं, आपको उनको सिलेक्ट करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बॉलिंग उनका, मुझे लगता है बॉलिंग के बिना हार्दिक पांड्या की जो टीम में जगह है वो अधूरी हो जाती है। या तो बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, 100 पे 100 बनाते हैं, आप उनको 11 में खिलाइए। तो अब जो कल भी दिखा, बहुत अनफॉर्चुनेट है जो इंसिडेंट हुआ, उनके बॉल लगी है और अनफिट भी हो सकते हैं इंटायर टूर्नामेंट के लिए। तो आई थिंक माय हार्ट गोस फॉर हिम। लेकिन अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करते हैं, प्लेयर्स की बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं, क्या आपके पास और प्लेयर्स है नहीं? शार्दुल ठाकुर हैं, इतने अच्छे ऑलराउंडर हैं, कल आप उनको 11 में खिलाते, वो आपको बॉलिंग ऑप्शन देते, एक स्पिनर ऐड करते। तो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या को खिलाने के चक्कर में सारी 11 का जो बैलेंस है वो खराब हो गया। तो जी हाँ, अब समय आ गया है, वी हैव टू थिंक बियॉन्ड हार्दिक पांड्या, और इस वर्ल्ड कप को जीतने पे हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। सबा भाई, किसको आप रिप्लेसमेंट के तौर पे देख रहे हैं? सीधा सवाल है मेरा, क्योंकि आप सिलेक्टर रहे हैं और आप टीम के बैलेंस को ज्यादा अच्छा समझते हैं। आज अगर हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट लेना हो आपको, तो कौन वो आइडियल खिलाड़ी लग रहा है? मेरे ख्याल में लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट इस समय क्वारंटीन प्लेयर्स में भी कोई नहीं है राजीव। चाहे वो स्क्वाड में हो या फिर क्वारंटीन की हम बात करें, एक प्लेयर जो दिमाग में आ रहा है वो है वेंकटेश अय्यर, क्योंकि वो बल्लेबाजी करते हैं, उन्होंने गेंदबाजी भी की है और यूए के विकेटों पर उन्होंने जो गेंदबाजी की थी केकेआर के लिए, वो काफ़ी अच्छी साबित हुई केकेआर के लिए। मुझे लगता है वो एक शानदार विकल्प हो सकते हैं, पर निर्भर करेगा कि अब अगर वेंकटेश अय्यर को खिलाना चाहें तो उनको आप किस नंबर पर खिलाएंगे। वो नॉर्मली ओपन करते हैं, पर जहां तक मुझे खबरें आ रही हैं एमपी के लिए वो मिडिल ऑर्डर में भी खेलते थे। तो अगर ये बात है और अगर टीम मैनेजमेंट को अगर उनको ट्रस्ट करे, तब वो मिडिल ओवर, तब वो मध्य क्रम में भी आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो फिर हार्दिक पांड्या के लिए मुझे लगता है कि अगर आइडियल कोई रिप्लेसमेंट होगा तो वो वेंकटेश अय्यर साबित हो सकते हैं। फिर वो नंबर 6 या नंबर 5 पर आ सकते हैं बैटिंग करने के लिए, नंबर 6 पर ऋषभ पंत आ सकते हैं। उनके आने से आपके पास एक और 6 बॉलिंग ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा। फिर आप 5 रेगुलर बॉलर्स के साथ मैदान में उतर सकते हैं। उन 5 में वो डिपेंड करता है, चयन करता है या फिर टीम मैनेजमेंट के ऊपर। आप भुवनेश्वर कुमार की जगह पर शार्दुल ठाकुर को खिला सकते हैं, या फिर अगर आपको एक और प्लेयर अंदर लाना है तो फिर आप दीपक चहर को ला सकते हैं। राजकुमार सर, लेकिन मुद्दा ये भी है कि आप कितनों को बदलेंगे? हार्दिक पांड्या का फिटनेस इशू है, तो भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म इशू है। अगर मैं रिकॉर्ड्स देख रहा था अभी, पर राजीव, आईपीएल में पूरी तरह वो स्ट्रगल कर रहे हैं और साथ में आईपीएल के साथ साथ श्रीलंका में वो पूरी तरह स्ट्रगल करते रहे, इसके बावजूद सेलेक्टर्स ने उनको टीम में चुना। कैसे आप देख रहे हैं इसको? तो देखिए, थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी गलती तो हुई है, लेकिन पास्ट रिकॉर्ड अगर आप देखें भुवनेश्वर का, तो बहुत ही शानदार है। लेकिन वो राजकुमार सर, अपने पास्ट उस रिकॉर्ड फॉर्म में क्या करेंगे आप मुझे बताइए। मैं कल से आप लोगों से ये चर्चा कर रहा हूँ, हम पास्ट रिकॉर्ड का करें क्या? हम क्या करें इस पास्ट रिकॉर्ड का? मैं उसी पर आ रहा था राजीव, कि उनसे बहुत एक्सपेक्टेड था कि वो गेंद को जिस तरह स्विंग करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वैसा नहीं कर पा रहे हैं और स्पीड में भी वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शायद ये गलती हुई है उनसे। पहले दीपक चाहर को मुझे लगता है चांस मिलना चाहिए था, जिनका प्रदर्शन बेहतर था आईपीएल में भी, और वो एक शानदार ऑलराउंडर के रूप में भी यूजफुल होते भारतीय टीम में। रितेंद्र, जल्दी से आप अपनी बात खत्म करें। मैं सर ये कहना चाहता हूँ राजीव, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। ये पास्ट रिकॉर्ड होते क्या हैं? इट इज परफॉर्म और पेरिश। अगर आप लगता है जहां बहुत बड़ी गलती हुई है, जो हमारे फॉर्म है, अगर हम शार्दुल ठाकुर की बात करें, वेंकटेश अय्यर की बात करें, दीपक चहर ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। दे आर वार्मिंग द बेंचेस, और कुछ लोग तो टीम में ही नहीं है।
अब मैं युजवेंद्र चहल की बात करना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन अब मुझे लगता है अब हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो हमारा सेटअप है, जो हमारी टीम वहां पे है, उसको इकट्ठा होना होगा, क्योंकि ये जो धार है बहुत डिमोरलाइज है और समय ज्यादा नहीं है। और आई थिंक वी शुड डेफिनेटली मेक अ कमबैक। विराट कोहली बहुत बातचीत कर रहे होंगे, वो जानते हैं कि कल की हार बहुत हर्टिंग है, पर भारत को हार के बाद जीतना आता है, तो हम इस उम्मीद के सहारे अब वर्ल्ड कप देखेंगे। तो चलिए, क्योंकि रितेंद्र ने कल के मैच की बात कर ली, तो एक तस्वीर आपको दिखाते हैं अपनी एक रिपोर्ट के जरिए। आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर रिजवान ने बल्लेबाजी में रन बनाए, उससे ठीक पहले यानी कि शैडो प्रैक्टिस जब वो कर रहे थे पिच पर, कुछ वैसे ही शॉट्स उन्होंने खेले जो उन्होंने मैच में खेले थे। अब बड़ा सवाल ये कि भारतीय टीम मैनेजमेंट आखिर कर क्या रहा था जब वो शैडो प्रैक्टिस या प्रैक्टिस कर रहे थे सेंटर पे खड़े होके। तो ये चीज़ें क्यों नहीं देखी गई कि कुछ पर्टिकुलर शॉट्स हैं जिनको वो खेलने की कोशिश करेंगे भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ, वो विजुअलाइज कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपने शॉट्स भी खेले। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देखा कैसे रिजवान पहले शैडो प्रैक्टिस कर रहे थे और ऐसा लग रहा है भारतीय गेंदबाजों ने उनकी शैडो प्रैक्टिस देख ली थी, ठीक उसी जगह वो गेंदबाजी करते नजर आए जो शॉट्स वो प्रैक्टिस कर रहे थे। अब ये सबा भाई आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह की प्रैक्टिस वो कर रहे थे शैडो प्रैक्टिस, और वो वीडियो आपने भी देखा, सेम उसी जगह गेंदबाजी करी गई। ये तो बड़ा महारत है भारतीय गेंदबाजों की कि आप अपने ओपोनेंट की ताकत के हिसाब से गेंदबाजी कर दें। मैं इसको अलग तरह से देखना चाह रहा हूँ राजीव, कि सारा डेटा अलॉन्ग विद वीडियोज, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं डेटा एनालिस्ट के पास और ये दिखाया जाता है बॉलर्स को। तभी उसी के बाद वो गेम प्लान बनाती है बॉलिंग यूनिट कि मुझे चाहे वो बाबर आजम हो या सबा भाई मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैच से 15 मिनट पहले की वीडियो जो हमने दिखाई है रिपोर्ट में। आप राजीव, आप मेरी बात तो सुन ले पहले जी। मैंने कहा ये तो उसके ऊपर की बात हो रही, मैं उसके पीछे की बात कर रहा हूँ। ये सारी चीजें पहले से ही अवेलेबल होती हैं बॉलर्स के पास, बॉलिंग यूनिट के पास, बॉलिंग कोच के पास, और वहां पर प्लान बनता है कि एक चाहे वो रिजवान हो या फिर बाबर आजम को, वहां पर उनको किस तरह से बॉलिंग करनी चाहिए। मैचअप्स में सामने आपके सामने आ जाता है कि कौन से क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेसेस हैं। तो मैं सवाल यहाँ पर ये उठाना चाह रहा हूँ कि हमारे बॉलर्स का गेम प्लान क्या था इन सभी बल्लेबाजों के सामने। कभी ऐसा लगा नहीं कि हमारे बॉलर्स ने जो प्लान्स बनाए थे या बनाए होंगे उसके हिसाब से बॉलिंग हुई कि नहीं हुई। इसी वजह से इतनी आसानी हो गई, विशेष करके पावर प्ले में, विशेष करके फर्स्ट 10 ओवर्स में। अगर वहां पर हम विकेट ले लेते तब थोड़ा बहुत दबाव बनता पाकिस्तान के ऊपर, पर ऐसा बना नहीं, क्योंकि हमने अगर प्लान्स कुछ बनाए भी थे उसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया नहीं ठीक से। लेकिन आपने भी रिपोर्ट देखी होगी राजकुमार सर, जो रिजवान कर रहे थे हम ठीक उसी जगह गेंदबाजी करने लगे, और जो रिपोर्ट में हमने 2 तस्वीरें दिखाई हैं वो इशारा कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक वो तैयार है। एक गेंदबाज को वो विजुलाइज कर चुके हैं कि मोहम्मद शमी कहाँ डालेंगे, भुवनेश्वर कुमार कहाँ डालेंगे और वरुण चक्रवर्ती को कैसे आपको ट्रीट करना है, और ठीक वैसे ही उन्होंने बल्लेबाजी कर दी। वो तस्वीरें वाकई बहुत चौंकाने वाली लगी कब से कब मुझे तो। नहीं, वो तो ठीक है राजीव की वो विजुलाइज कर रहे थे कि मैं ये शॉट्स खेलूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पहले ये डिस्कशन होता है, वीडियोस दिखाए जाते हैं हर प्लेयर के, और ये इंटरनेशनल टीम में नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी होता है कि आपको बताया जाता है कि ये प्लेयर यहाँ पे ज्यादा स्ट्रोक्स खेलता है, उसको यहाँ पे फीड नहीं कीजिएगा, या ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप आउट होता है, अगर फोर्थ स्टंप पे आप बॉल डालेंगे रेगुलरली तो वो आउट होता है। तो इस तरह के प्लान्स बनाए जाते हैं और वहां पर बॉलिंग कोच होते हैं, हेड कोच होते हैं बताने के लिए हर बॉलर का, और हर बॉलर से उसका प्लान भी पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं वहां या तो प्लान बनाने में गलती हुई है या उसको एग्जीक्यूट करने में हमारे बॉलर कामयाब नहीं रहे, जिसकी वजह से ऐसी पारी खेल देखने को मिली। बिल्कुल, और ये बहुत बेबाक राय है जो सिर्फ आपको इंडिया न्यूज़ पे मिल सकती है। आप सुन रहे होंगे सबा भाई को भी, रितेंद्र को भी और राजकुमार सर को भी, और ये एक्सेप्ट करने में गुरेज भी नहीं कर रहे हैं कि तैयारी पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने ज़्यादा अच्छी की थी बनस्बत हमारे गेंदबाजों ने, और नतीजा आपके सामने है। चलते चलते आपको एक बड़ी खबर से और रूबरू करा दें। IPL में जो 2 टीमें इन्वॉल्व होंगी उसका दुबई से आ चुका है नाम। एक तो लखनऊ की टीम होगी और दूसरा अहमदाबाद की टीम होगी। 7,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि गोयनका ग्रुप ने 7,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है टीम लेने के लिए, और CVC ग्रुप ने 5,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की बोली यहां पर लगा के 2 टीमें, मैनचेस्टर यूनाइटेड और अडानी, ये दोनों ही टीमें लेने में नाकामयाब रही। यानी कि एक टीम लखनऊ के खाते में गई है और दूसरी टीम गई है अहमदाबाद के खाते में। ये इस समय बड़ी खबर आ रही है।
तो अगले सीजन यानी साल 2022 में अब आपको 10 टीमें नजर आएंगी और 2 टीमों का नाम भी आ चुका है। लखनऊ के पास बोली लगी और उसके बाद अहमदाबाद, यानी कि ये 2 टीमें फाइनल हो चुकी हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबा भाई, रितेंद्र और राजकुमार सर। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।